नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और ये टॉपिक है, इस प्रकार का टॉपिक है, चाहे आप एच टेट उठा लो, चाहे सी टेट उठा लो, चाहे रीट उठा लो, चाहे 2012 2013 की आर टेट उठा लो, सभी में प्रश्न आए हैं जीन पियाजे से। और ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको बाकी विद्यार्थियों से अलग करते हैं। और कुछ विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि सर एक जीन पियाजे वाला टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आता, क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है और इनसे प्रश्न भी इस प्रकार कंसेप्ट से उठाए जाते हैं, अप्लाइड प्रश्न उठाए जाते हैं कि ये समझ नहीं आते जल्दी से। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा इससे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। कोई अगर स्पेशल टॉपिक है तो आप उसका किस प्रकार नोट्स बना सकते हैं, सभी किताबों का एक निचोड़ बना सकते हैं जिससे आपको आसानी रहे। कोई भी टॉपिक आप कितना लेवल तक पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक उस टॉपिक के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थियों में मैंने देखा है कि जीन पियाजे का लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि सर जीन पियाजे आ जाएगा तो क्या पता, नहीं तो बाकी टॉपिक तो हम कर लेंगे, बुद्धि वाला कर लेंगे, व्यक्तित्व वाला कर लेंगे, लेकिन एक जीन पियाजे वाला तो टॉपिक नहीं आ रहा, इसका सवाल नहीं आ रही मेरे को। तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको एक एक कंसेप्ट का पता हो। और कुछ विद्यार्थियों के जैसे दिक्कत भी रहती है कि कोई भी विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी सवाल पूछ लेता है जीन पियाजे से संबंधित और उनको जवाब नहीं आ पाता, तो वो सोचते हैं कि हमारा टॉपिक कमज़ोर है, हम लो तैयारी में हैं। तो कभी नंबर लाना ऐसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अंत तक कॉन्फिडेंस मेंटेन रख पाते हैं तो आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टॉपिक केवल रीट के लिए नहीं है, ये टॉपिक है थर्ड ग्रेड के लिए। और आपने 2012 और 2013 के आरटेट के जो पेपर हुए थे, उसके बाद जिला वाइज जो भर्ती हुई थी, उनके अगर आप पेपर उठा के देखें तो बहुत ही शानदार पेपर उठाए गए थे साइकोलॉजी के। और अब की बार भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा पेपर उठाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा इजी पेपर उठाने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आपने पिछली बार देख लिया होगा, क्योंकि सभी बराबर हो जाते हैं इजी पेपर से। तो पेपर को हार्ड उठाने की ही उम्मीद लग रही है। और आज जो सेकंड पेपर होगा उसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी डीपली पूछी जाने की संभावना है। तो आपको इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। और आपको भी मैं एक सुझाव दूंगा कि आप भी इस प्रकार हर टॉपिक को, जैसे मैंने इस टॉपिक को बनाया है जीन पियाजे को, आप भी इस प्रकार टॉपिक को बनाएं जिससे क्या हो, कोई भी सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं हो। और इसमें एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं, कुछ जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो आप वंदना जादव मैम की किताब उठा लो, चाहे अशोक पारिक सर की चंद प्रकाशन वाली बुक उठा लो, चाहे अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दाबाई सर की उठा लो, चाहे आर के वैष्णव सर की उठा लो, मतलब कोई भी किताब उठा लो आप, इनमें से एक भी कंसेप्ट आपको बाहर से नहीं मिलेगा। सभी किताबों को एकदम समग्र रूप, सभी किताबों का ये निचोड़ है। और इसमें चाहे आपको एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है जो 11th और 10th में चलती है साइकोलॉजी की, आरबीसी और एनसीईआरटी, इन दोनों की बुकों को भी शामिल किया गया है। इनकी भी आपको एक लाइन भी इससे बाहर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जीन पियाजे का सिद्धांत समझना है, एक एक चीज को टाइम लगेगा, 4 या 5 क्लास में ये पूरा होगा। 4 क्लास मान के चलिए आप, तो इसको आपको आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है। जीन पियाजे का सिद्धांत, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की थी, बौद्धिक विकास के बारे में इन्होंने बात की थी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बात की। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक विकास, तो इन्होंने बौद्धिक विकास की बात की थी। जीन पियाजे का सिद्धांत है और इसके जो सिद्धांत है इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे विकासीय अवस्था सिद्धांत भी जाना जाता है। इंग्लिश में कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जब तक आपको इंग्लिश टर्म नहीं आएगी तो पेपर करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपके। तो आपको जब इंग्लिश टर्म का बहुत विशेष ध्यान रखें। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मेरे इस बार 30 में से 30 आ गए, तो इस बार इजी पेपर था, आगे होंगे 30 में से 30, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट कितना तैयार है आपका, और आपके इंग्लिश टर्म्स भी तैयार होनी चाहिए अगर आप साइकोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? जीन पियाजे की। कब दी गई? तो 1936 में, 1936 में जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया। ये डेट में, इस 36 वाली डेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपके, क्योंकि अलग अलग किताबें वाले अलग अलग लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 1936 ईस्वी में जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया।
जीन पियाजे के बारे में अगर सामान्य बात करें तो इनका 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब ये जीवन काल रहा था 1896 से 1980 तक। कहाँ के निवासी थे? तो सामान्य सी बात है, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और जो स्विट्जरलैंड के निवासी होते हैं उनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। मतलब स्विट्जरलैंड के थे, इसको ये आपको इसको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये थे एक बायोलॉजी के प्रोफेसर। क्या थे? बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, जीव विज्ञान शास्त्री थे और ये दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। ये जीव विज्ञान शास्त्री थे, दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे। मतलब स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ 1896 में और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे और इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये जीन पियाजे के बारे में सामान्य सी बातें हैं। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, विकासीय अवस्था का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। 1936 में दिया गया था और इन्होंने ये बताया कि जो संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास है वो असतत या अनियमित चलता है और स्टेजेज में चलता है, अवस्थाओं में चलता है। तो ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। ये ग्राफ बनाए हुए थे किस प्रकार चलता है, तो इसमें देखो स्टेजेज बनाए हुए हैं। जो स्टेजेज है ये स्टेज के रूप में चलता है, तो असतत और अनियमित चलता है और स्टेज के रूप में चलता है, अवस्था के रूप में चलता है, एक सीधी रेखा के रूप में नहीं चलता। ये आपको ग्राफ भी ध्यान में रखना है। ये भी एक सीटेड में एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना। सामान्य सी बातें हैं। ये तो आपके 2-3 नाम हो गए और इनका सामान्य परिचय हो गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, असतत या अनियमित चलता है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे चले तो कुछ कंसेप्ट है, कुछ बातें हैं जो इन्होंने बताई है, उनके बारे में हम चर्चा करें। पहली बात इन्होंने बताई कि संज्ञानात्मक विकास का जो व्यवस्थित अध्ययन करने वाले थे वो जीन पियाजे थे। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो जीन पियाजे ने किया। अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है, यह प्रश्न बहुत बार आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया या सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, तो वो किया था जीन पियाजे ने। यह आपको ध्यान रखना। इन्होंने कहा था कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है तथा बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। यह एनसीईआरटी में एज ए टीच लाइन लिखी हुई है कि बालक है वो वातावरण के साथ, जो वातावरण है, बाहरी वातावरण है, उसके साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण है वो सक्रिय रूप से करता है, सक्रिय रहकर अपने मन का निर्माण करता है। इन्होंने कहा था कि बालक जन्म से ही सक्रिय होता है, बालक जन्म से ही सक्रिय होता है और ज्ञान की खोज करता है तथा सूचना प्रक्रमण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले सबसे पहले जीन पियाजे थे। बालक जन्म से सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और सूचना प्रक्रमण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान की खोज करेगा और ज्ञान का निर्माण करेगा। सूचना प्रक्रमण क्या है? सूचना प्रक्रमण एक इंग्लिश कंप्यूटर की एक टर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और हमारे दिमाग में भी ये सूचना प्रक्रमण कार्य करता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जो जिसमें कल्पना, तर्क, विचार, ये सब का जोड़ तोड़, ये सब क्या कहलाते हैं? सूचना प्रक्रमण कहलाते हैं। तो बालक सूचना प्रक्रमण के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, ये जीन पियाजे ने कहा था। और जीन पियाजे ने जो अपने ही बच्चों के नैदानिक परीक्षण के आधार पर एक स्टेज थ्योरी, अवस्था सिद्धांत का विकास किया। जो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, वो अपने ही बच्चों की नैदानिक परीक्षण के आधार पर दिया था। मतलब इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और इनके नैदानिक परीक्षण पर प्रयोग किया और इसके आधार पर एक स्टेज थ्योरी दी थी। और जो प्रयोग किए गए थे वो इनके 3 बच्चे थे, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। अब देखो ये बातें आजकल नहीं पूछी जाती परीक्षा में, पहले पूछ ली जाती थी कौन कौन से बच्चों पर प्रयोग किया गया, अल्बर्ट का प्रयोग पूछ लिया जाता था, लेकिन आजकल नहीं पूछी जाती। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको हर चीज़ आ रही है, अब मान के चलिए आपको अगर विद्यार्थी को दूसरा पूछ रहा है तो वो पूछेगा कि किन किन बच्चों में प्रयोग किया था, तो आपको याद नहीं है, और नहीं याद है तो आप सोचोगे अब मैं तो यार साइकोलॉजी आ ही नहीं रही है। तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्फिडेंस के लिए पढ़नी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन तक का नाम याद है तो आप साइकोलॉजी मान के चलिए इस टॉपिक में कुछ, जीन पियाजे वाले टॉपिक में कुछ नहीं है, पता नहीं, आपको सब कुछ पता है। तो ये चीज़ें आपको लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन नाम ही तो है 3, बाकी चीज़ें भी याद करें, ये भी याद कर लेंगे। तो इनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए कुछ चीज़ें साथ में पढ़नी होगी, पूछ भी लिया जाएगा। पुराना, जैसे मान लो पुराना पेपर है, आप जिला वाइज पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे अगर मान लो पूछा गया है पेपर में प्रश्न, तो आप उसमें एक बार दिमाग आपके ये से नहीं जाएगा कि आपको ये प्रश्न आ नहीं रहा। तो इसके लिए आप पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखें। लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन ये 3 बच्चे थे। इनके आधार पर, इनके नैदानिक परीक्षण के आधार पर जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। पियाजे ने बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि किन्होंने बालक को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है।
तो नन्हे वैज्ञानिकों की संज्ञा देने वाले हैं जीन पियाजे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सक्रिय होकर स्वयं अनुकूलन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो सक्रिय होकर स्वयं अनुकूलन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। बालक सक्रिय रहता है, स्वयं अनुकूलन करता है। अनुकूलन का मतलब हो गया एडेप्टेशन करता है। जैसे हम राजस्थानी हैं और सर्दियों में गर्मियों में अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब हम सर्दियों में भी रह लेते हैं, गर्मियों में भी रह लेते हैं, वसंत ऋतु में भी रह लेते हैं। इतनी सर्दी पड़ती है सूरज जैसे जिलों में और इतनी गर्मी पड़ती है सूरज जैसे जिलों में, फिर भी हम ले लेते हैं। कम वर्षा में भी हम रह लेते हैं। तो हमारा हम क्या है, अनुकूलन करते हैं। इसी प्रकार बच्चे भी सक्रिय होकर क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। और पियाजे ने बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नन्हे वैज्ञानिक बालकों को किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। क्योंकि ये काफी कन्फ्यूज होता है जीन पियाजे और ब्रूनर में। तो ब्रूनर की थोड़ी सी अलग थ्योरी है, इनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की थ्योरी है, बाकी सेम चीज़ें है। तो ये आपको ध्यान रखना, नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा, तो आपके कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्रूनर और जीन पियाजे में कन्फ्यूज नहीं होना है, जीन पियाजे ने ही कहा था। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं। एक बार 2016 में पेपर हुआ था रिट का सॉरी, वो रिट के पेपर में पुस्तकें पूछी गई थी। 4 पुस्तकें आई थी और उस 4 पुस्तकों में, चारों पुस्तकों में 3 पुस्तकें जीन पियाजे की थी और एक पुस्तक अलग थी। और इसमें पूछा था कि कौन सी पुस्तक जीन पियाजे की नहीं है। और उसके बाद से अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो 4-5 बुक का नाम याद रखें। तो मैंने यहाँ पे 15 बुक का नाम लिखा है, जिसमें से आप कोई सा भी 4-5 एक हल्का फुल्का एक बार सबको 15 बुक को पढ़ ले, ताकि आगे बार दिक्कत नहीं आए। अगर ऐसा प्रश्न वापस पूछा भी जाता है तो आपको 1 नंबर की कीमत आपको पता है, कितनी कीमत होती है 1 नंबर की, आपको कितने विद्यार्थियों से आगे ले जा रहा है 1 नंबर, एक परिभाषा, एक पुस्तक का नाम, या आपको कितने लोगों से भीड़ से अलग कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि जहाँ भी चाइल्ड शब्द का नाम आए साइकोलॉजी में, जहाँ भी चाइल्ड शब्द का नाम आए उस पर थोड़ा सा विचार करना, जीन पियाजे की पुस्तक हो सकती हो। देखो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, भाषा और विचार किसके, बच्चे के भाषा और विचार। या एक आगे पुस्तक आएगी बाल चिंतन की भाषा, ये भी जीन पियाजे की। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ध्यान में रखना। ये बार बार पूछे जाते हैं किसकी पुस्तक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी है, भाषा, बालक का भाषा और चिंतन, ये किसकी पुस्तक है, ये है जीन पियाजे की। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का मनोविज्ञान, किसकी पुस्तक है, जीन पियाजे की। आपको इंडियन वाद इसका याद नहीं रखना। साइकोलॉजी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान एंड ज्ञान मीमांसा, या एपिस्टेमोलॉजी तो ज्ञान मीमांसा या ज्ञानवाद कहा जाता है जिसे। तो साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है, तो जीन पियाजे की है। बिहेवियर एंड एवोल्यूशन, व्यवहार और मूल्यांकन, यह भी पुस्तक किसकी है, तो यह है जीन पियाजे की। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मनोविज्ञान, यह पुस्तक भी किसकी है, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी जीन पियाजे की। इसके बाद द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, यह पुस्तक भी किसकी है, जीन पियाजे की है। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यह भी किसकी है, जीन पियाजे की है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, प्ले, ड्रीम्स एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड, 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट तो याद रख जाएगी। इसके अलावा बाल चिंतन की भाषा, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये आपको ध्यान रखना, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक जीन पियाजे की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर 1975 में आई थी, यह भी जीन पियाजे की है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी 1970 में आई थी, यह भी जीन पियाजे की। तो ये 15 पुस्तकें हैं, आप एक बार इनको सरसरी नज़र से देख लेना। मैं आपको नहीं कहूँगा कि 15 के 15 याद करें, लेकिन आप सरसरी नज़र से एक बार देख लेना। हो सकता है कोई प्रश्न पूछ भी लिया जाए। तो आपको एक मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड साइकोलॉजी, एक वो पुस्तक है, पहली जो पुस्तक पढ़ी थी हमने, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, और बाल चिंतन की भाषा, ये 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर, मतलब निम्न से शुरू होता है, उच्चतर की ओर बढ़ता है, आरोही क्रम में बढ़ता है। तो ये जीन पियाजे ने कहा है कि जो बालक का विकास है वो निम्न से शुरू होकर उच्चतर बढ़ता है, इस प्रकार, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी, संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सीटेट में हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक रूप से भिन्न होता है या मात्रात्मक रूप से। किसने कहा, तो जीन पियाजे ने कहा कि ये गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। जो संज्ञानात्मक विकास है वो गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से सेम है सबका, भिन्न नहीं है।
केवल गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए बार बार पूछी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। संज्ञानात्मक विकास सतत एवं असतत किस रूप में चलता है? तो असतत और अनियमित रूप में चलता है, सतत रूप में नहीं चलता। तो यहां दोनों रूप में लिखा है, इसको काट देना आप। सतत और अनियमित चलता है। संज्ञानात्मक विकास है वो असतत एवं अनियमित चलता है, सतत नहीं होता। कुछ किताबों में कहती है कि सतत चलता है और इसी वजह से मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सतत नहीं चलता है। सभी किताबों के निचोड़ है, कुछ किताबें कहती है सतत है, लेकिन आपको नहीं कर मानना है, आपको मानना है असतत या अनियमित। इन्होंने निर्माण व खोज की अवधारणा दी थी। किन्होंने? जीन पियाजे ने निर्माण की और खोज की अवधारणा दी थी। तो आपको यह ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास असतत या अनियमित होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं, निम्न से उच्चतर। आगे देखो, पियाजे ने बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या की थी। किसकी? बुद्धि की। और पियाजे बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। पियाजे बुद्धि को अनुकूलन, एडेप्टेशन और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इन्होंने बुद्धि की भी व्यवहारिक, एक पुस्तक भी आई थी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, मैंने अभी बताया था। तो इन्होंने इंटेलिजेंस में भी कार्य किया था और इन्होंने बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या की थी और बुद्धि को अनुकूलन और संगठन की प्रक्रिया माना है। तो पूछ लिया आपको कि बुद्धि को अनुकूलन और संगठन की प्रक्रिया किसने माना है? तो जीन पियाजे। अनुकूलन जहां भी आए, एडेप्टेशन जहां भी आ जाए और संगठन, एडेप्टेशन आ रहा है तो आप मान के चलिए जीन पियाजे का कंसेप्ट। पियाजे ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के समान बालक की भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। अब देखो, पेड़ पौधे किस प्रकार अनुकूलन करते हैं, आपने देखा होगा। पेड़ पौधों में कभी वर्षा जल्दी ज़्यादा हो जाती है तो कभी बरसात कम होती है, कभी पतझड़ ऋतु आती है। सब वस्तुओं, सब मौसमों में, सब ऋतुओं में ये अपने आपका एडेप्टेशन कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। आपने देखा होगा पत्थरों में भी पेड़ पौधे निकल आते हैं तो बहुत सी अनुकूलन करते हैं। हमारे राजस्थान में मरुस्थल में ये खेजड़ी जैसे वृक्ष है जो हर वर्ष भी हरे भरे रहते हैं। तो इस चीज़ है कि अनुकूलन होता है। पेड़ पौधे जिस प्रकार अनुकूलन करते हैं, बालक भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, एडेप्टेशन करता है। तो ये पियाजे ने सिद्ध किया था। तो ये बात भी कंसेप्ट ध्यान में रखने वाला है कि पियाजे ने कहा कि पेड़ पौधों के समान बालक भी अनुकूलन करते हैं। और बौद्धिक संरचना का जो सामान्यकृत ढांचा है वो क्या कहलाता है? संगठन। मैंने कहा अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया रूप में बुद्धि को व्यवहारिक व्याख्या की है। तो अनुकूलन तो क्या है? पेड़ पौधों के समान बालक भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। और बौद्धिक संरचना का सामान्यकृत ढांचा क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। ये मैंने आपको बार बार बता दिया। पियाजे अनुकूलन की प्रक्रिया के 2 चरण बताते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहीं से बना था और डेट 2021 में भी यहीं से प्रश्न बना था। और 2 चीज़ें यही समझने वाली चीज़ें हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। पियाजे अनुकूलन, देखो पियाजे एडेप्टेशन, अनुकूलन को इंग्लिश में ही बोलते हैं एडेप्टेशन, मीनिंग नहीं लिखी हुई है, आप लिख लेना। पियाजे अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया के 2 चरण बताते हैं। अब 2-3 क्रियाएं बता दिए हैं या 2 चरण बताते हैं, तो मेन 2 ही चरण बताते हैं। आपको 2 ही चरण ध्यान में रखना है। पहला है समावेशन या आत्मीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं। आपको इसकी इंग्लिश टर्म याद रखना क्योंकि हिंदी में उसकी कुछ अलग टर्म भी आती है। और दूसरा है समायोजन, स्थानीयकरण, समंजन या एकोमोडेशन। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को आत्मीकरण बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोल देते हैं, समावेशन बोल देते हैं, जबकि समायोजन, स्थानीयकरण, समंजन जिसे एकोमोडेशन बोलते हैं। ये 2 प्रक्रियाएं अनुकूलन की, 2 चरण है। पहले क्या है, देखो समावेशन या आत्मीकरण क्या है? किसी भी नई जानकारी का हमारी वर्तमान स्कीमा में प्रयोग करना। कोई भी नई जानकारी है उसको हमारी वर्तमान स्कीमा में प्रयोग करना क्या कहलाती है? समावेशन कहलाता है। जैसे मान लो आपको आज एक मैंने प्रश्न भी डाला था कम्युनिटी में, आपको देखना जाके। मैंने डाला था कि एक बालक किसी भी वस्तु को उठाकर मुंह में ले लेता है, ये क्या है? तो ये क्या है? समावेशन है, आत्मीकरण है। क्यों? बालक आत्मीकरण कर रहा है कि जो भी खाने की वस्तु होती है वो सोच रहा है कि ये वस्तु खाने की है। मतलब पूर्व ज्ञान है उसका कि वस्तु खाने की होती है और कोई भी वस्तु है जो खाने की नहीं है तो भी उसको आत्मीकरण कर लेगा कि हाँ ये खाने की वस्तु है। मतलब उसकी जो पुरानी स्कीमा है, स्कीमा के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, जो उसकी नई जानकारी है उसको आपकी वर्तमान स्कीमा से प्रवेश करा रहा है। मतलब पहले से जो जानकारी है कि खाने की वस्तु होती है तो हर वस्तु को खाने की वस्तु समझने लगता है, तो ये आत्मीकरण कर रहा है। कोई भी नई जानकारी है उसको वर्तमान स्कीमा में प्रवेश करा रहा है, तो ये कहलाता है समावेशन। जैसे आगे देखो, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मीकरण। पहले से जो ज्ञान है उसमें नई ज्ञान जोड़ रहा है, क्या कहलाता है? आत्मीकरण। मतलब जहां भी एड की बात आई क्या कहलाता है? आत्मीकरण। इंग्लिश में एड आ जाए तो मान लेना आत्मीकरण।
एक ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले से सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है। मतलब एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक कोई भी समस्या का समाधान करे तो उसमें पहले वाले ज्ञान का, पहले वाले जो सीखी गई मानसिक प्रक्रिया है उसकी सहायता ले रहा है। मतलब पहले से जो स्टोर जो है उसकी सूचनाएं जो स्टोर है उसी का सहारा ले रहा है। तो ये क्या है? समावेशन है, आत्मीकरण है, एसिमिलेशन है। बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग। मतलब बाहरी संसार को, देखो ये प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने अब सभी जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उन सभी की एक एक लाइन को मैंने यहाँ टच करने की कोशिश की है कि बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग। जैसे मान लो स्कूल पूर्व बच्ची का पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को घोड़ा कहना। मतलब एक स्कूल पूर्व बच्ची है जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया जिन्होंने, वो क्या कर रही है, वो पहली बार चिड़ियाघर जा रही है और वहाँ ऊँट को देख कर कहती है कि नहीं ये घोड़ा है। अब ऊँट को देख कर कहती है कि देखो देखो मम्मी घोड़ा है ये, तो ये घोड़ा है क्योंकि उसने घोड़े को देख रखा है पहले से, उसने कहीं ना कहीं घोड़े को देखा है लेकिन उसने ऊँट को नहीं देखा। तो वो क्या करेगी, वो कैसी है, तो घोड़ा है। तो क्यों कर रही है वो, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान यही कह रहा है कि ये ऐसा घोड़ा होता है, 4 पैर होते हैं उसके और ये इस प्रकार का घोड़ा होता है। लेकिन जब तक वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही या पूर्व जो मानसिक प्रक्रिया है उसी की सहायता से आपको नई चीज को जोड़ रही है तो क्या कहलाती है? आत्मीकरण, एसिमिलेशन। समझ आया क्या? नहीं आया? वापस देखो। मतलब पहले से जो स्कीमा बनी हुई है, पहले से जो वर्तमान स्कीमा है उसमें नई जानकारी को प्रवेश करा रहे हैं, क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। कोई भी नई चीज मान लो उसकी तुलना हम या उसको पहले के जैसे बता देते हैं। जैसे ये विद्यार्थी, ये बालिका है, ये बोल रही है कि सर ये तो घोड़ा है, ऊँट नहीं है। तो ये क्या है? वर्तमान स्कीमा में को आपको पूर्व वाली स्कीमा से ही जोड़ रही है। उसको घोड़ा याद है उसको, तो उसको ऊँट को भी घोड़ा कहने लगी। तो ये क्या है? समावेशन है, आत्मीकरण है। इसके बाद दूसरा है समायोजन या स्थानीकरण या समंजन, एकोमोडेशन। आपको इंग्लिश के टर्म याद रखना, मैं बोल रहा हूँ अभी भी बोलता हूँ, शब्द और आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। समायोजन बोलते हैं, स्थानीकरण बोलते हैं, समंजन बोलते हैं। तो देखो वर्तमान स्कीमा में परिमार्जन करना, मतलब जो पहले से जो अभी वर्तमान में स्कीमा बन रही है उसमें परिमार्जन करना, कुछ चेंज करना, कुछ जोड़ना, नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित करना। देखो परिमार्जन का मतलब हो गया उसमें चेंज करना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफिकेशन करना। देखो इंग्लिश में शब्द याद रखना, मैनिपुलेशन आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, एडजस्टमेंट आ जाए, न्यू स्कीम आ जाए, ये 4 शब्द आ जाए तो आपको मान के चलाएं एकोमोडेशन है। मैनिपुलेशन आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, एडजस्टमेंट आ जाए, न्यू स्कीम आ जाए, तो क्या है? एकोमोडेशन। मतलब वर्तमान स्कीमा में परिमार्जन करना, नई योजना बनाना, पुरानी को संशोधित करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये समायोजन है, एकोमोडेशन। जैसे ऊंट को देखने पर उससे कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना। देखो वो लड़की जो अभी तक घोड़ा कह रही थी उसको, फिर वो सोचते कि नहीं ये घोड़ा तो नहीं है, इसके तो यहाँ कुब्बड़ है, तो वो बोल दिया उसने, कहा कि कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो इसको क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। वर्तमान जो पुरानी स्कीमा बनी हुई है उसमें वर्तमान स्कीमा का समायोजन कर रही है। क्या कर रही है? मैनिपुलेट कर रही है। पुरानी जो स्कीमा बनी हुई है उसको संशोधित कर रही है, हल्का फुल्का संशोधित कर रही है कि नहीं घोड़ा है, ये कुब्बड़ वाला घोड़ा है, बिल्कुल कुब्बड़ वाला घोड़ा है, ये तो ऊँट नहीं है। ऊँट को तो उसको पता ही नहीं, ऊँट का तो वो तो घोड़े को देखी हुई है, कह नहीं ये तो कुब्बड़ वाला घोड़ा है, ऊँट की कुब्बड़ होती है, तो उसने कह दिया कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो ये क्या है? तो ये ऊँट को देखने पर कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना या तय विचारों को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना। मतलब जो तय विचार है, पहले से तय विचार है, उसको समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना। पुराने स्कीमा के काम ना करने पर पुराने के साथ समायोजित करना क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। देखो मतलब पुरानी स्कीमा काम नहीं कर रही क्योंकि उसने पुरानी स्कीमा तो यही पढ़ा था कि घोड़े के तो 4 पैर होते हैं, आंखें होती हैं 2, एक सिर होता है, ये सब ऊँट में भी होते हैं, तो लेकिन इसके कुब्बड़ है। तो पुरानी स्कीमा हल्की फुल्की काम नहीं कर रही, वो कि यार घोड़ा तो ऐसा नहीं होता, तो वो कहेगी नहीं यार कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो अगर पुरानी स्कीमा काम नहीं करी तो उसमें संशोधन कर देती है, इसको बोलते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। और जहाँ भी मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, न्यू स्कीमा या मैनिपुलेशन शब्द आ जाए वहाँ आपको करना है समायोजन। ठीक है,
ये आपकी दो चरण बता दिए मैंने, अनुकूलन के दो चरण होते हैं, दोनों चरण बता दिए। अब एक प्रश्न जो मानव विकास को प्रभावित करने वाला है, ये मैंने लिखा रखा है। एक प्रश्न आ गया था सीटेट में इस प्रकार का कि जीन पियाजे ने मानव विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए। एक बताया ने जैविक परिपक्वता, जेनेटिकल मैच्योरिटी। एक बताया सामाजिक वातावरण के अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस, और भौतिक वातावरण के अनुभव, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई है कि मानव विकास को कौन कौन से जो प्रभावित करते हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से। तो जैविक परिपक्वता बताया इन्होंने, भौतिक वातावरण के अनुभव बताया, और सामाजिक वातावरण के अनुभव बताया। विद्यार्थी दिक्कत कहाँ आती है इस प्रश्न में, यह प्रश्न आए सामान्य सा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जो सामाजिक वातावरण के अनुभव है, विद्यार्थी सोचता है वो वाइगोत्स्की ने बताए, और विद्यार्थी कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं, या जो किताबें भी अधिकांश ये कह देती हैं कि आपको जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक, समाज और संस्कृत का नाम आ जाए वहाँ आपको करना है वाइगोत्स्की। तो विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है, और कि सामाजिक आ गया, नहीं यह तो नहीं है जी, जीन पियाजे ने नहीं बताया, वाइगोत्स्की ने बताया, तो इसको काट दो। तो आपको ध्यान में रखना है जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण के अनुभव, भौतिक वातावरण के अनुभव, ये तीनों मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। और जीन पियाजे ने बताया कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक है, जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण के अनुभव और भौतिक वातावरण के अनुभव। ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछा गया सीटेट में 3 बार प्रश्न पूछा गया। इसके बाद देखो, अब मैंने अनुकूलन के 2 चरण बताए। अब अगर दोनों चरणों में एक संतुलन कायम होता है, जिसे बोलते हैं साम्यधरण। क्या बोलते हैं? साम्यधरण। तो ये इसका एक चरण नहीं है, 2 ही चरण होते हैं। इन दोनों चरणों का जो संतुलन है उनको साम्यधरण कहते हैं। इसको संतुलीकरण कहते हैं, साम्यधरण कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपको इंग्लिश टीचर में याद रखना है इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। जब बालक आत्मसातीकरण व समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर लेता है तो इसे साम्यधरण कहते हैं। ये एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया। तो जो साम्यधरण है, इक्विलिब्रियम है, ये आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। अब देखो, उसी बच्चे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल को दोहरा रहा हूँ तो आपके चाहे मान को थोड़ा सा समझ आए कि वह बच्ची जब कुछ समय बाद किताब में ऊंट का चित्र देखने में या टीवी में देखने पर ऊंट बोलती है, ये मानसिक संतुलन की अवस्था है। आत्मीकरण व समंजन की जो पूरक क्रिया संतुलन पैदा करती है। देखो, वही बच्ची जब घर आती है, जब टीवी में देखती है कि यह ऊंट होता है, पुस्तक में देखती है ऊंट का चित्र बना हुआ, नीचे लिखा हुआ ऊंट, तो वो सोचती है कि नहीं ये घोड़ा नहीं था उस दिन, वो ऊंट था। तो इसमें क्या कर रही है? संतुलन कर रही है। जो आत्मीकरण किया था और जो समायोजन किया था, समंजन किया था, उसकी जो पूरक क्रिया है संतुलन पैदा करती है, और ये एक आत्मनियंत्रित प्रक्रिया होती है और नई स्कीमा विकसित करती है। इसमें क्या करती है? नई स्कीमा विकसित कर लेती है, मतलब वो अपनी नई स्कीमा बना लेती है कि इस प्रकार का है, ये ऊंट है। पुरानी स्कीमा में परिवर्तन कर लेती है। पुरानी स्कीमा जो कह रही थी कि घोड़ा है, उसको परिवर्तन करके नई स्कीमा विकसित कर लेती है। यह कहलाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। तो ये आपको ध्यान में रखने 3 कंसेप्ट है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान में रखना, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये आपको ध्यान में रखना। अगर पुरानी स्कीमा से हम नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं, नए ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं तो एसिमिलेशन। अगर पुराने ज्ञान में संशोधन कर रहे हैं, परिमार्जन कर रहे हैं तो एकोमोडेशन, और अगर इनमें संतुलन कायम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान में रखना। एक बार वापस पढ़ना इसको, आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। समावेशन के लिए जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल रेडीनेस जरूरी है। जीन पियाजे ने कहा कि जो समावेशन है, एसिमिलेशन तो कर लेगा बालक, आत्मसाती करेगा, इसके लिए जैविक परिपक्वता जरूरी है। आत्मसात आप कह रहे हैं आत्मसात करेगा, लेकिन इसके लिए बायोलॉजिकल रेडीनेस, जैविक परिपक्वता, जेनेटिक मैच्योरिटी जरूरी है। जैविक परिपक्वता जरूरी है, मतलब वो जैविक रूप से परिपक्व होना जरूरी है, तभी वो आत्मसात कर पाएगा। जैसे एक 4 साल का बालक फिजिक्स के सूत्र सुन तो लेगा लेकिन आत्मसात नहीं कर पाएगा। आप 4 साल के बालक को फिजिक्स के सूत्र सुना रहे हो तो वो आत्मसात थोड़ी कर पाएगा। आत्मसात के लिए जैविक परिपक्वता जरूरी है। उसकी जैविक परिपक्वता अगर होगी, वो फिजिक्स सूत्र की सुनने के लायक होगा उस समय तक, तब आत्मसात कर पाएगा। तो जब तक जैविक परिपक्वता नहीं है, ये आत्मसात नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये है आज के लिए, हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 पार्ट में शायद कंप्लीट होगा।
तो कल अभी तो इसके कुछ अवधारणाएं हैं, जो मानसिक संगठन है, स्कीमा है, संरक्षण है, केंद्रीकरण है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, स्कीम्स है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इनकी 4 अवस्थाओं की बात करेंगे, कौन कौन सी इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। पहली अवस्था की 6 अवस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा ये, कम से कम जीन पैजे को पढ़ाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो मैं इसको कोशिश करूँगा आपको 25 से 30 मिनट के 4 वीडियो के माध्यम से पूरा करवा दूं। तो बने रहिए। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, टारगेट विद एमएस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।